फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि ये फिल्म सच्चाई के आधार पर है और ये सच्ची कहानी है। जो गोधरा की घटना उसके बारे में ये फिल्म सच्चाई बयान करती है। दुर्भाग्य से ये है कि इस देश में सच्चाई को सामने आने में 22 साल से अधिक का समय लग गया और गोधरा कांड की सच्चाई को इस फिल्म ने बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया है। आगे उन्होंने क्या कुछ इस फिल्म की प्रशंसा की, सुनिए। जिसे आज हम सब लोग यहाँ देखने आए हैं, यह फिल्म सच्चाई के आधार पर यह फिल्म है और ये सच्ची कहानी है। जो घटना घटी गोधरा की, उसके बारे में ये सच्चाई बयान करती है। दुर्भाग्य ये है कि इस देश में सच्चाई को सामने आने में 22 साल से ज़्यादा लग गया और जो गोधरा कांड का जो सच्चाई है उसको इस फिल्म ने बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं और जिसके नेतृत्व हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है और उनके सहयोगी दलों ने मिल करके देश की जनता से सच्चाई को छुपाने में उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सच्चाई बाहर आई है। उसी तरीके से ये जो हमारे सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल और लिबरल फोर्सेस, उन्होंने भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम के तहत ये कोशिश की कि सच्चाई सामने न आए और तुष्टीकरण की राजनीति में और लिबरल्स के नाम पर उस पे ऊपर मिट्टी डाली जाए, इस बात का प्रयास हुआ है। मैं फिल्म के निर्माता, फिल्म के निर्देशक और फिल्म के सभी आर्टिस्ट को, कलाकारों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें अदाकारी की है। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है। मुझे मालूम है कि किस वातावरण में जो लेफ्ट और लिबरल्स और अपीजमेंट करने वाली पॉलिटिक्स के जो इकोसिस्टम है वो किस तरीके से सच्चाई बयां करने वालों के पीछे पड़ते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है। मैं इनको बधाई देता हूं और साथ में मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये निवेदन करता हूं कि आप सब लोग जरूर परिवार के साथ द साबरमती रिपोर्ट देखें और जानें कि किस तरीके से नरसंहार हुआ था, किस तरीके से गोधरा कांड हुआ था और किस साजिश के तहत जो हमारे कार सेवक थे उनको जिंदा जलाया गया था। पहली बार उनके नाम सामने आए हैं। इतनी 22 साल घटना घटे हो गए, कभी भी किसी भी, और ये जो यूपीए की सरकार थी जिसकी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी थी, इसने हर तरीके से अपने साबरमती गोधरा कांड को मिट्टी डालने का काम और इसको दबाए रखने का काम किया। आज वो घटना सामने आई है। मैं आप सबसे भी अपील करता हूं कि आप भी देखें और आपके माध्यम से देश की जनता जरूर इस फिल्म को देखे और सच्चाई जिसे आज हम द साबरमती रिपोर्ट फिल्म पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि फिल्म में 27 फरवरी 2002 को गोधरा में जो घटना घटी उसकी सच्चाई इस फिल्म में दिखाई गई है। ये इतिहास की सबसे बड़ी घटनाक्रम है। ये फिल्म उन 59 निर्दोष पुरुष, महिलाओं और बच्चों के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। उसकी सच्चाई इस साबरमती में दिखाई गई है और ये इतिहास की सबसे बड़ी घटनाक्रम है। जो सच्चाई इस साबरमती इस फिल्म के माध्यम से वो उजागर हुई है, उसको दबाया गया है। इस फिल्म में हमारे हाल के इतिहास की ये सबसे शर्मनाक घटना हम इसको कहेंगे। फिल्म के निर्माता ने इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशील और गरिमा के साथ संभाला है। इसी तरह साबरमती एक्सप्रेस के यात्रियों को जलाए जाने की घटना को कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक रूप दिया है।
आखिरकार इस फिल्म के माध्यम से 59 निर्दोष पीड़ितों को अपनी बात कहने का मौका मिला है। यह फिल्म वास्तव में उन 59 निर्दोष पुरुष और महिलाओं, बच्चों के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्हें हमने 27 फरवरी 2002 की सुबह खो दिया था। ये पूरा इतिहास इस साबरमती फिल्म के माध्यम से वो सच्चाई, वो जिसको एक घटनाक्रम का रूप दे करके उसको बंद किया गया था, वो इस फिल्म के माध्यम से देश के सामने वो सच्चाई उजागर हुई है। मैं सभी हमारे जो फिल्म के निर्माता हैं, एकता कपूर जी और इसमें डोगरा जी, अपनी जो भूमिका इसके अंदर अदा की है, मैं इनको बधाई भी देता हूं। यह फिल्म वहीं दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ दिवस है। राज्यपाल की उपस्थिति में वहां छत्तीसगढ़ दिवस मनाया जाएगा। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए को दोनों जगहों पर अच्छी सफलता मिल रही है और दोनों राज्यों में सरकार बन रही है। जब विपक्ष हारता है तो ईवीएम को दोष देते हैं और जब जीतते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। ईवीएम उनके लिए सही साबित होती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आज दिल्ली में भारत मंडप में छत्तीसगढ़ दिवस है। वहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा हुआ है, जिसमें प्रत्येक दिन एक राज्य का दिवस मनाया जा रहा है। तो आज छत्तीसगढ़ दिवस है, तो माननीय गवर्नर साहब के मुखातिथ्य में वहाँ पर छत्तीसगढ़ दिवस मनाया जाएगा। महाराष्ट्र में चुनाव भी है, झारखंड में किस तरह से देख रहे हैं? दोनों जगह अच्छी सफलता मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, और दोनों जगह सरकार बन रही है। दीपक बैठ ने कहा है भैया कि ईवीएम पे न आज भरोसा है न कल रहेगा। चुनाव रिजल्ट आने से पहले कांग्रेस नहीं। ये तो कई बार ये लोग बोल चुके हैं, जब हारते हैं तो ईवीएम पर पूरा दोष डालते हैं और जब जीतते हैं तो ईवीएम उनके लिए सही हो जाता है। आज दिल्ली में भारत मंडप में छत्तीसगढ़ दिवस है। वहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा हुआ है, जिसमें प्रत्येक दिन एक राज्य का दिवस मनाया जा रहा है। तो आज छत्तीसगढ़ दिवस है, तो माननीय गवर्नर साहब के मुखातिथ्य में वहाँ पर छत्तीसगढ़ दिवस मनाया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार कहते हैं कि मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे आएं और अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी महाराष्ट्र के सम्मान, गौरव और संस्कृति के लिए वोट करेंगे। साथ ही साथ महाराष्ट्र के महान लोगों की विचारधारा को जारी रखें। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज की इस विचारधारा को सिंचने वाली इस भूमि में आज मतदान हो रहा है। आप सब लोग मतदान के लिए बाहर निकल रहे। आपको दिया गया मतदान का अधिकार आप पूरी तरह निभाएंगे। महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, महाराष्ट्र के गौरव के लिए, महाराष्ट्र की संस्कृति के लिए और पुरोगामी जो विचार है महाराष्ट्र का, उनको, इन महामानवों के विचार को इस महाराष्ट्र के धरातल पर और मजबूत करने के लिए आप सभी को मतदान करने के लिए मेरा नम्र निवेदन है। आप सब मेरे महाराष्ट्र के तमाम मतदाता अपना कर्तव्य, मतदान का कर्तव्य पूरा करेंगे और इस राज्य के अंदर में फिर से नया दौर शुरू करने के लिए बदलाव करेंगे। यही आपसे नम्र निवेदन। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब आंबेडकर।
वहीं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कमल खिलेगा और महायुति की सरकार फिर से कमल खिलाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि महायुति भाजपा, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, अजीत पवार तीनों सरकार मिलकर यहां महाराष्ट्र में चुनाव जीतेंगी। महाराष्ट्र की जनता पीएम मोदी के साथ है। जनता डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में फिर से चाहती है। वहीं उन्होंने दास साबरमती रिपोर्ट को लेकर भी बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि दास साबरमती रिपोर्ट ने गोधरा कांड के दूध का दूध और पानी का पानी समाज के सामने प्रस्तुत किया है। कांग्रेस और विपक्ष ने हर समय पीएम मोदी और अमित शाह को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। कांग्रेस ने बहुसंख्यक समाज को बदनाम करने की कोशिश की है। साबरमती रिपोर्ट में यथार्थ इस चीज को दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों से उन्होंने अपील की है कि जाकर इस मूवी को जरूर देखें। जिस प्रकार से यथार्थ बताया गया है कि निश्चित रूप से समाज को देखना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब मंत्रियों को ये फिल्म दिखाने का निर्णय लिया और हमने भी निर्णय लिया है कि कल हम हमारे कार्यकर्ताओं और जनता को लेकर फिल्म का एक बड़ा शो करेंगे और ये विस्तार नीचे तक हो, ये निश्चित रूप से जरूरी है, क्योंकि ऐसे फिल्म से ही इतिहास के सही तथ्य सामने आते हैं। कांग्रेस ने हर समय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है, पर जब इस तरह की फिल्में बनती हैं तो यथार्थ सामने आता है। खैर, विधानसभा के उपचुनाव में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान है। यहां पर भाजपा, सपा, बसपा समेत 5 प्रत्याशियों के लिए मतदान की वोटिंग शुरू हो गई है। वहीं नतीजे 23 नवंबर को यहां सामने आएंगे। वहीं आपको बता दें कि खैर में उपचुनाव को लेकर मतदान दिवस पर पूरे अलीगढ़ जनपद के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी बैंक एवं अन्य संस्थान बंद रहे। मतदान के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए खैर विधानसभा क्षेत्र की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। खैर विधानसभा क्षेत्र में 18 से 19 आयु के वर्ग के 3,324 मतदाता पहली बार मतदान उन्होंने किया। वहीं 20 से 29 आयु वर्ग के 88,482, 32 से 39 आयु वर्ग के 1,06,625 मतदाताओं ने यहां पर मतदान किया। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, आज सुबह प्रातःकाल 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया खैर विधानसभा उपचुनाव के लिए शुरू हो चुकी है। सभी पोलिंग बूथों का, पोलिंग केंद्रों का लगातार निरीक्षण पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। हम सभी लोगों का यह उद्देश्य है कि मतदान की इस प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक, निष्पक्षता और पारदर्शी तरीके से सकुशल रूप से संपन्न कराया जाए। सभी पुलिस कर्मियों को यह लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके पास या किसी भी मतदाता के पास नहीं होना चाहिए और हम लोग इस पूरे मतदान की प्रक्रिया को सकुशल रूप से संपन्न कराएंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को जिस हिसाब से एसडीओ से मेरी बात हुई है, वो लोग साथ में एस्टिमेट लेकर आए हैं जो एसडीओ साहब द्वारा ग्रामीणों को दिखाया भी गया। नहीं, ग्रामीणों के द्वारा कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से भी चेतावनी दी जा रही थी कि हम लोग बहिष्कार करेंगे, बैनर भी लगा रहे थे। तो क्या प्रशासन को उससे पहले नहीं दिखाई दिया या कहीं बिजली विभाग को नहीं दिखाई दे रहा था कि इस बात को पहले ग्रामीणों को आके गांव में लोगों को समझा के बात की जा सकती थी? ग्रामीणों को उस समय भी एस्टिमेट दिखाया गया। मैडम देखिए, सीधी सी वहीं भोपाल की जीआरपी ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के करीब 4 लाख रुपए का माल बरामद किया है। दरअसल 7 नवंबर को फरियादी नारायण सिरोरिया ट्रेन से अपनी पत्नी के साथ इटारसी से ग्वालियर यात्रा पर गए थे। वहीं भोपाल स्टेशन पर उनका बैग, जिसमें सोने चांदी के आभूषण व नकदी रखे हुए थे, वो चोरी हो गए। आपको बता दें कि जिसकी रिपोर्ट उन्होंने जीआरपी में दर्ज कराई। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 100 कैमरों को खंगालते हुए
ऐशबाग की गलियों तक पहुंची और एक संदेही मसरूर को हिरासत में ले लिया। आरोपी टीला जमालपुरा का आदतन अपराधी होने के साथ जिला बदर बदमाश निकला। पूछताछ की गई तो उसने चोरी करने का जो अपराध है वो कबूल किया। ये कि नारायण सरोलिया हैं, ये बैतूल के रहने वाले हैं। 7 तारीख को ये इटारसी से भोपाल की यात्रा करते थे श्रीधाम एक्सप्रेस में। इनका S2 कोच में रिजर्वेशन था, 70 और 72 नंबर की बर्थ थी। जब रात को ये सो गए तो उस वक्त कोई अज्ञात व्यक्ति इनका जो एक ट्रॉली बैग था वो रखा हुआ था सीट के पास में, तो वो चोरी करके चला गया। होता ही है कि 70 और 72 नंबर की जो सीट है वो दरवाजे के बिल्कुल नज़दीक होती है। तो जनरली इस मामले में जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो हमारा प्राइमरी डाउट यही था कि ये ट्रेन जब स्टेशन पर रुकी होगी तब कोई भी व्यक्ति चढ़ गया और सीधा बैग लेके निकल गया, तो चोरी की संभावना ज़्यादा रहती है। इसी क्लू जब ये चोरी हुई थी तो इसमें काफ़ी सारा सामान गया था, क्योंकि इस ट्रॉली बैग के अंदर कपड़े दस्तावेज वगैरह तो थे ही थे। इसके अलावा मोबाइल था, मोबाइल के अलावा सोने चांदी के जेवरात थे, मंगलसूत्र, हार, पायल वगैरह और भी सारी चीज़ की अंगूठी वगैरह। तो करीब ये 2,85,000 रुपये का जो सामान उसमें चला गया था। इसकी इन्वेस्टिगेशन में जब हमने इसकी शुरुआत की तो प्लेटफॉर्म के कैमरे तो हमने ढूंढे क्योंकि हमारे जो प्राइमरी डाउट स्टेशन का था, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा जब हमारा शक गया कि वो व्यक्ति संदेही निकल के कहाँ गया होगा तो हमने सिटी के कैमरे भी सर्च किए। टीम ने लगातार काम किया, उसमें 5 सदस्यीय टीम लगी रही और करीब 100 से ज़्यादा कैमरे खंगाले, तब जाके जो सस्पेक्ट था, क्योंकि जो मोबाइल था उसका लास्ट VLR जो आता है, मतलब अंतिम रूप से जब वो मोबाइल बंद होता है तो उसकी VLR लोकेशन का जो लोकेशन था वो भी ऐशबाग के पास में था। जब कैमरे सर्च करते हुए वहाँ पहुँचे तो कैमरे में जो टाइमिंग दिखता है ठीक उसी टाइम पे स्विच ऑफ करता हुआ कोई व्यक्ति दिखा, तो हम श्योर हो गए कि यही आदमी हो सकता है, कि उसके अलावा कोई दिखा नहीं। सेकंड डाउट ये भी रहा कि जो व्यक्ति ट्रैक सूट पहना हुआ था तो ट्रैक सूट उसके हुलिये से बिल्कुल मैच नहीं खा रहा था। ट्रैक सूट काफ़ी कीमती था और व्यक्ति उतना अच्छा लग नहीं रहा था, तो ये भी डाउट हुआ। जब उस व्यक्ति को पकड़ा गया टीम लगा के तो ऐशबाग में बागफरा तब्जा एक जगह है, वहाँ पर वो व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति से पूछताछ पर पता चला कि तो उसने जुर्म कबूल किया ही है और सारा सामान बरामद हुआ। और ये भी पता चला कि ये थाना टीला का निगरानी बदमाश है और जिला बदर भी है 6 महीने के लिए। अभी हाल ही में इस महीने उसका आदेश हुआ था तो जिला बदर चल रहा था। तो उसके पास से हमें पूरा सामान मिला। इस सामान के अलावा उसके पास से करीब 8 मोबाइल और मिले, महंगे मोबाइल मिले, जो अलग अलग पूछताछ में तो उसने अलग अलग चोरी में चुराए थे। और जैसा कि उसने बताया कि ये सारे मोबाइल वो तभी चुराता था जब स्टेशन प्लेटफॉर्म पे भीड़ ज़्यादा होती थी, लोग ट्रेन में चढ़ते थे। मध्य प्रदेश के दतिया में प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद किसान रबी के इस मौसम में खाद के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। हालात ये हैं कि किसानों को टोकन लेने के लिए अपने आधार कार्ड के साथ कड़कड़ाती ठंड में रात में ही लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि जिले में खाद की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन इंदरगढ़ और दतिया सिविल लाइन थाने में किसानों की भीड़ को देखकर यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि खाद के लिए किसान किस कदर परेशान है। सबसे ज्यादा परेशानी महिला और बच्चों को हो रही है, वह भी 4 बोरी खाद के लिए रात भर जाग रहे हैं। खास बात तो यह है कि किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सभी किसानों को टोकन नहीं मिल रहे हैं, जिन्हें टोकन मिल भी रहे हैं उन्हें भी 2 दिन के बाद आने के लिए कहा जा रहा है। संकट है क्या? खाद की कमी है? नहीं, खाद की कमी नहीं है। पर्याप्त जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और किसानों को सुगमता पूर्वक वितरण कराया जा रहा है। केवल 2 बोरी दी जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। 3-4 बोरी DAP, 4 यूरिया, 2 सुपर, इस हिसाब से वितरण कराया जा रहा है। तो किसानों को 20 बोरी की जगह से 2-3 बोरी मिल रही है? नहीं, उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, 2-3 बोरी नहीं। कितने चाहिए आपको? 4। कब से आई? 20-20, 40 बोरी भर ले जा रहे हैं। तो अबे मिली नहीं है आपको? कब से आई हो? क्या नाम है अम्मा? दुकानदार को कल बड़ौनी की खबर हुई थी प्रकाश से, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। संकट है क्या? खाद की कमी है? नाम है हमारा, शेरशाह से आए हुए हैं। 15 बीघा जमीन है, 6 बोरी की जरूरत है। सुबह 2 दिन से तो परेशान है, आ रहे हैं। कल का टोकन था और आज सुबह मंडी में लगे 6 बजे की। 11 से। कब से लाइन में लगे? कल से, कल 4 बजे की लगी, टोकन मिल गया था। अभी वो जमा किया, कल 7 बजे ले गए, निकाल ले गए, नंबर ही नहीं आया। 4 बोरी कल से आज तिज्जू नाम भवारी के कल के भूखे प्यासे डरे।
वो खाता बैठा आज भी दिन भर के परे बैठे खाता बैठ चलो क्या कितने जरूरत है आपको? हमको 10 बोरी की जरूरत है। 10 बोरी की जरूरत है। 3 दिन आओ जब 10 बोरी मिले 4 बोरी दे रहा है। 4 बोरी और 3 दिन का 6 दिन भागे तो नहीं मिलेगा। 3 दिन तो यही बोरी को होगा 4 को नहीं जाएगा। आज सर्वर चलेगा। कितने चाहिए आपको? कल सर्वर चलेगा चलेगी। कितने चाहिए आपको? 4 कब से आई? कितने चाहिए आपको? तो अबे मिली नहीं है आपको? कब से आई हो? खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां अपनी जगह ठेके पर शिक्षक रखकर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद संयुक्त संचालक ने बीईओ को इन सरकारी शिक्षकों के विरुद्ध धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार शिक्षकों पर निगरानी नहीं रखने पर खुरई के जन शिक्षक भोलाराम अहिरवार को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। बीती रात एफआईआर की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में बीएससी और जन शिक्षक शहरी थाने पहुंचे, जहां उन्होंने त्याग पत्र लिखा, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रभारी जन शिक्षक के निलंबन एवं एफआईआर दर्ज होने के कारण हम सभी मॉनिटरिंग करता इस प्रकार के कठोर कृत्य से आहत होकर सामूहिक त्याग पत्र देते हैं। इस प्रकार की एक तरफा कार्रवाई से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना संभव नहीं है। बिना कारण के और उन पर एफआईआर की जा रही है, इसके विरोध में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। क्यों की जा रही? ये तो अब उच्च अधिकारी बता पाएंगे क्यों की जा रही है, जबकि हर माह उनकी मॉनिटरिंग होती है। हमारे साथी जन शिक्षक भोलाराम अहिरवार जी हैं, उन पर कार्रवाई की गई। सुबह उनको निलंबित किया गया, शाम को उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेशित किया गया, क्योंकि एक नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है कि इस तरह से कार्रवाई त्वरित रूप से की गई। ना उनसे कोई जवाब तलब किया गया, ना उनसे किसी भी प्रकार से कारण पूछा गया, और जबकि वह सबसे उत्कृष्ट सीएसीज में से हैं, जिनका यदि आप ऑनलाइन डाटा भी देखेंगे तो विगत 6 माह से वो जिले में टॉप स्थिति पर रहे। हमारे साथी जन शिक्षक भोलाराम अहिरवार जी पर एफआईआर होती है तो हम बीआरसी के समस्त बीएससी एवं सीएसी अपना इस्तीफा हमारे जिला परिषद। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।